Hello students, welcome you all at Case1 Digital Classes. In the previous classes, we have discussed about the basic concepts of current electricity. अभी तक की क्लासेस में हमने बच्चे बेसिक्स के बारे में जो पढ़ाया है वो मैं एक बार फटाफट से रिकैप कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि करंट होता क्या है। करंट बच्चे चार्ज कैरियर्स के फ्लो का यूनिट टाइम में जो चार्ज कैरियर्स किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी कि करंट को आप क्या कहोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द कंडक्टर्स। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि चार्ज कैरियर्स डिपेंड करता है कि वो आप किस मटेरियल से उसको फ्लो करवा रहे हो। जैसे अगर मेटल कंडक्टर्स में फ्लो होता है तो वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जैसे अगर आप बात कर रहे हो सेमी कंडक्टर के अंदर तो वहां पे चार्ज कैरियर्स को अपन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का फ्लो होता है, तो वहां पे दोनों ही चार्ज कैरियर हो जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो तो वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? चार्ज कैरियर्स कहेंगे। अगर आप किसी डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हो, जैसे पिक्चर ट्यूब है, जैसे आपके पास में टीवी ट्यूब्स हैं, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसियस आयंस का फ्लो होता है, तो वहां चार्ज कैरियर्स को क्या कहेंगे अपन? वहां चार्ज कैरियर्स को बच्चे अपन गैसियस आयंस कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के चार्ज कैरियर्स डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में ये फ्लो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है? स्केलर होता है। स्केलर क्यों होता है? क्योंकि ये वेक्टर मेथड को फॉलो नहीं करता। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन बावजूद इसके ये हमारा क्या होता है? स्केलर होता है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी का मतलब है किसी भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट एरिया से सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो होता है, उस यूनिट एरिया से जो करंट का फ्लो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन करंट डेंसिटी कहते हैं। और क्योंकि करंट डेंसिटी के डायरेक्शन को बच्चे हमने फिक्स कर दिया है कि ये क्रॉस सेक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन वेक्टर कहेंगे। यानी करंट डेंसिटी अब हमारा वेक्टर मेथड को भी फॉलो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमारा वेक्टर मेथड को फॉलो नहीं करेगा। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन ये बच्चे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर मेथड के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये हमारा क्या है? स्केलर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में पढ़ा। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन हमने क्या पढ़ा? तो Vd इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई ई, हमने पढ़ा था। ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम इनटू ई, है ना। ये ड्रिफ्ट स्पीड का बेसिक रिलेशन हमने पढ़ा। इसके बाद बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इज इक्वल्स टू होता है बच्चे NEA इनटू VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है? दैट इज J इज इक्वल्स टू व्हाट? J इज इक्वल्स टू NE इनटू VD। ये रिलेशन हमने पढ़ा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। ये रिलेशन है बच्चे करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। आफ्टर दैट इसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसके बाद में पोटेंशियल और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का रिलेशन, यानी ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन ml इनटू v। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड के बच्चे बेसिकली 4 रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब इसके बाद में इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के बाद अपन ने बच्चे ओम्स लॉ को समझा था। ओम ने क्या कहा था? ओम्स लॉ को डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया? तो एक तो ड्रिफ्ट स्पीड का बेसिक रिलेशन यूज किया और फिर ड्रिफ्ट स्पीड का हमने करंट डेंसिटी वाला रिलेशन यूज किया। तो J इज इक्वल्स टू NEVD है, और ये जो VD की वैल्यू है अगर आप इसको उठा करके यहाँ पे रख दोगे तो आपके पास में एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? J इज इक्वल्स टू NE इंटू VD के बदले क्या रखा हमने? VD के बदले रखा बच्चे ई टाउ अपॉन m इंटू ई। तो यहाँ से वैल्यू मिल गया NE स्क्वायर टाउ अपॉन m इंटू ई। और ये जो NE स्क्वायर टाउ अपॉन m है ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया? कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो J इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे? J इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा इंटू ई। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था ओम्स लॉ का, ये हमारे पास में फर्स्ट फॉर्म था ओम्स लॉ का।
तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप यहाँ से लिख सकते हो, द करंट डेंसिटी अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। Current density across the conductor is directly proportional to the electric field applied across the conductor. I hope आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन चलते हैं आगे की तरफ। अपन देखेंगे बच्चे कि सेकंड फॉर्म अपन समझने की कोशिश करेंगे कि सेकंड फॉर्म क्या था। अपन सेकंड फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्म क्या कहता है। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा और अपन चलेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अंदर अपन देखेंगे बच्चे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, या फिर इसको आप स्केलर फॉर्म कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था बच्चे, जिसको अपन वेक्टर फॉर्म कहते हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्केलर फॉर्म की। स्केलर फॉर्म मतलब V = IR। ये फॉर्म हमें पहले से पता है, हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है, बट उसको अपन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है कि V क्या होता है, I × R, यानी कि V जो है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि सेकंड फॉर्म क्या कहता है, पहले तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। मैथमेटिकली V क्या होता है बच्चे, IR। अभी मैं ये भी बताऊंगा ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, बट एक बार आप पहले स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो V क्या है, IR है बच्चे। R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम पहले से वाकिफ हैं, हालांकि उसको भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। I क्या है, यहाँ पे I हमारे पास में करंट है जो कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। V क्या है बच्चे, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है जो कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक कंडक्टर बना लिया, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इस कंडक्टर को अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप समझें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। और अगर आप इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा L। लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, L। और इसके अक्रॉस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होगा बच्चे कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, यहाँ तक चीजें हमें समझ में आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस होता है बच्चे कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो V क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ से आप इसका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर की पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा बच्चे करंट फ्लोज थ्रू दी कंडक्टर के। मैं फिर से रिपीट करूं, किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट फ्लोज थ्रू दी कंडक्टर के। तो मैं इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference across the conductor is directly proportional to the current flows through the conductor. Perhaps the temperature remains constant. Temperature remains constant। या फिर आप लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जब आप चेंज करोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। ये सारी चीजें बच्चे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग से चेंज हो जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हैं। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं, J = सिग्मा E, यानी कि J हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है।
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आप दोनों ही फॉर्म एग्जाम में लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, लेकिन अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो आप यही लिखेंगे J इज इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। और अगर आपसे स्केलर फॉर्म मेंशन किया हुआ है फिर तो आप ये लिख सकते हैं, और एग्जाम में मेंशन नहीं है तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्म आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोनों ही फॉर्म लिख दीजिए, ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एक्सप्रेशन कैसे आया हमारे पास में, तो अपन इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या था, J इज इक्वल टू सिग्मा ए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हमने यूज किया यूजिंग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हमने क्या किया बच्चे, ओम्स लॉ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को यूज किया, यानी J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ई। J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ई। तो अब आप अगर समझने की कोशिश करो, J इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा ई है। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, कंडक्टिविटी है सबसे पहली बात, and conductivity sigma is equals to what, conductivity sigma is equals to 1 upon resistivity। conductivity sigma क्या होता है बच्चे, 1 upon resistivity रो। resistivity को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि sigma is equals to क्या हो जाएगा, 1 upon रो। तो एक तो ये इक्वेशन है, आपको पता है ना। एंड यूजिंग द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, also relation between potential and electric field, relation between electric potential and electric field। हमने क्या किया, हमने बच्चे इस पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को यूज किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पोटेंशियल और फील्ड का जो रिलेशन है वो है V इज इक्वल टू ई डॉट एल। V इज इक्वल टू क्या है रिलेशन बच्चे, V इज इक्वल टू रिलेशन होता है ई डॉट एल। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। दिस में बी सपोज टू बी थर्ड इक्वेशन। इसको अपन क्या मान सकते हैं, इसको अपन बच्चे मान सकते हैं थर्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, V अपॉन एल। सिग्मा की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 अपॉन रो। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। अब ये इनवर्स क्यों होता है, तो देखो कंडक्टिविटी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को अलाउ करता है, और रेजिस्टिविटी क्या करता है, उसको रोकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। कंडक्टिविटी इज द property to allow the electric current across the conductor, whereas the resistivity is what, resistivity is basically the resistive force, or you can say resistivity is the nature due to which it will try to stop the flow of charge across the conductor। मतलब ये तो चार्ज को रोकने की कोशिश करता है और ये चार्ज को बच्चे अलाउ करने की कोशिश करता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमने ये रिलेशन यूज कर लिया। और V इज इक्वल टू ई डॉट एल, ये तो रिलेशन आपको पहले से पता है। एल का मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे एक और रिलेशन है हमारे पास में, करंट डेंसिटी और करंट के बीच में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। अगर आप रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, करंट डेंसिटी होता है बच्चे J। करंट डेंसिटी क्या होता है, J। तो करंट डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, करंट डेंसिटी हो जाएगा बच्चे करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आप क्या करो, अब इन सभी इक्वेशन से, यहाँ सेकंड इक्वेशन से सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दो 1 अपॉन रो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, V अपॉन एल, और करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या पुट कर दो, I अपॉन ए। सो द पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनटू फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो आप यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इन सभी इक्वेशंस की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे, सिग्मा एंड ई, इन तीनों की वैल्यू कहां से पुट कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन, अभी मैंने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख रखा था, वो तो मैंने मिटा दिया, आपको ध्यान है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से इसकी वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो जे क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? I अपॉन ए। करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चे? I अपॉन ए। अगर आप सिग्मा की बात करें तो सिग्मा हमारे पास में क्या है? कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू V अपॉन L। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू V अपॉन L। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी बच्चों V अपॉन L। हमने सभी वैल्यूज को पुट किया है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अब आप गौर से देखें, अगर आप इसको, तो रो और एल को अगर अपन इधर ले आए तो आई इंटू में क्या आ जाएगा? रो इंटू में क्या आ जाएगा? एल अपॉन ए इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में वी बचेगा, पोटेंशियल। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे V इज इक्वल टू रो क्या है बच्चे? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। L जो अपन ने कंडक्टर लिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो अपन ने कंडक्टर लिया है, जैसे मान लो आपके घर के अंदर जो पंखे का तार है वो क्या रोज रोज चेंज करते हो? आप नहीं करते हो ना, कि वो जो आपका कंडक्टर का लेंथ है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक बार जो आप मार्केट से ला करके उसको लगा दोगे वही लेंथ रहेगा। एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? जिस मोटाई का मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लो ये आपके पास में वायर है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लो 2 mm का वायर होता है, 3 mm का वायर होता है, 5 mm का वायर होता है। तो जो भी आप mm का वायर लगाते हो वो वायर का जो एरिया होगा वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो एरिया भी चेंज नहीं होगा, एल भी चेंज नहीं होगा, और रो भी चेंज नहीं होगा। ये सारी वैल्यूज क्या रहने वाली है बच्चों? ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे रो एल अपॉन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो एल अपॉन ए, और इनटू में क्या हो जाएगा? इनटू में आ जाएगा आई। इनटू में क्या आ जाएगा? आई। अब आप गौर से देखो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट इज नोन एज व्हाट? दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास में क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी बच्चे V इज इक्वल टू आर इंटू आई। V इज इक्वल टू आर इंटू आई, या स्टैंडर्ड फॉर्म में V इज इक्वल टू आई आर कहते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म में V इज इक्वल टू क्या कहते हैं बच्चे? आई आर कहते हैं। आई करंट है, आर हमारे पास में रेजिस्टेंस है, और आप क्या लिख सकते हो? V इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप कहोगे V प्रोपोर्शनल टू आई क्यों लिखा, V प्रोपोर्शनल टू R क्यों नहीं लिखा? क्योंकि R बच्चे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनल हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे V भी वेरिएबल है और करंट I भी वेरिएबल है बच्चे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? V इज प्रोपोर्शनल टू I, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म कह सकते हो। मैं फटाफट से रिकैप कर दूं, हमने क्या किया? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को यूज किया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे क्या है? करंट डेंसिटी है, यानी करंट पर यूनिट एरिया, हमने इसको यूज कर लिया। सिग्मा क्या है बच्चे? कंडक्टिविटी है, यानी दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहाँ से जब V की वैल्यू निकालोगे आप तो रो L कहाँ पे आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा, रो L अपॉन ए इंटू आई। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये रोएल अपॉन ए जो है, ये रोएल अपॉन ए कांस्टेंट है, इसको अपन क्या कह देते हैं? इसको अपन कहते हैं बच्चे रेजिस्टेंस। तो हियर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चे? मैं यहाँ पे लिख दूं, हियर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रोएल अपॉन ए। अब ये कहाँ से आया? अभी अपन इसको भी डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू को अपन ने R क्यों लिया है। तो वैसे फिलहाल आप ध्यान रखें कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ से आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। है ना? समझ रहे हैं बात को आप?
अगर सपोज करो आपके पास में पोटेंशियल वेरिएबल है, यानी कि आपके पास में कोई वेरिएबल बैटरी है या वेरिएबल पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास में करंट के अंदर भी बच्चे क्या होगा, करंट के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे करंट के अंदर भी चेंज आएगा, है ना। Okay, so this is the statement of Ohm's law that we have discussed. अभी अपन ने क्या डिस्कस किया, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि V किसके प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल होता है बच्चे I के। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आप क्या लिखोगे, किसी भी कंडक्टर के लिए फॉर एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर। अब आप देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास में पोटेंशियल वेरिएबल है, अगर आपके पास में पोटेंशियल वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चे मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक बार अपन ग्राफ देख लेते हैं। सपोज करो कि ये बच्चे हमारे पास में पोटेंशियल है, लेट अस सपोज दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज पोटेंशियल एंड लेट अस सपोज दिस वन इज करंट। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है और करंट है। तो इसके बीच का अगर आप ग्राफ देखें तो V क्या है हमारे पास में, V इज इक्वल टू आई आर है और V प्रोपोर्शनल टू I है, V प्रोपोर्शनल टू I है। और कोई भी एक वेरिएबल अगर दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करता है बच्चे स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चे स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। तो V और I के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा, ये ग्राफ बच्चे आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज V वेरीज I, दिस इज व्हाट, दिस इज V वेरीज I। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ओम्स लॉ का। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है बच्चे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ओम्स लॉ का, है ना। अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में पोटेंशियल है, दिस वन इज पोटेंशियल, लेट अस सपोज दिस वन इज 0.1, let us suppose this potential is 0.2, let us suppose this potential is 0.3 and here the current is equals to what, current is equals to 1 ampere, here the current is equals to 2 ampere and here the current is equals to 3 ampere। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, सपोज करो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये बच्चे आरबीएससी 2018 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये दिया हुआ क्वेश्चन था कि भाई यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई थी, ये ग्राफ आपको दे दिया वोल्टेज और करंट के बीच का एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चे, अगर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि V क्या होता है, V होता है बच्चे IR, V क्या होता है IR। जब वोल्टेज हमारा वेरिएबल है, जब वोल्टेज वेरिएबल है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू R। क्यों, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है और क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट का करंट भी क्या होगा बच्चे, चेंज होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे आप, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I इंटू R। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई रेजिस्टेंस बताओ, इसके अंदर जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, है ना। अब आप देखो यहाँ पे अगर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की बात करें यानी कि dV अपॉन di, तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप स्लोप भी कह सकते हो बच्चे, स्लोप ऑफ VI कर्व,
यानी कि एक और नया कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चे, ये वी कर्व का क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे नोट डाल करके लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ, स्लोप समझते हो ना आप, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट होता है, स्लोप का मतलब ग्रेडियंट, ये हमने काफी बार पढ़ रखा है स्लोप के बारे में, तो मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ वी आई कर्व। तो वी आई कर्व का जो आपका स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो बच्चे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं तो R इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, है ना। अब आप ये डेल्टा V कहां से कहां तक लोगे, तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर लो। सपोज करो मैंने इस सेक्शन की बात कर ली, तो इस सेक्शन में V1 की वैल्यू क्या है, 0.2 टू 0.3, या फिर आप 0 से लेकर के 0.3 तक देख लें, या फिर आप पूरे सेक्शन के लिए देख लें कि पूरे सेक्शन के लिए डेल्टा V की वैल्यू क्या है। तो पूरे सेक्शन के लिए डेल्टा V की वैल्यू देखेंगे आप, तो 0.3 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3 माइनस 0, और 0 से लेकर के 0.3 तक में करंट चेंजेस कितना हो गया, 0 एम्पियर टू 3 एम्पियर। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0, यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएगा बच्चे, 3 माइनस 0। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज देखें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.3 अपॉन 3। अगर इस डेसिमल को मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 30, और यहाँ से अगर आप वैल्यूज देखें तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 10 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम क्या है बच्चे, ओम हमारे पास में रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओम हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन 10 ओम, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, या फिर आप इसे 0.1 ओम भी कह सकते हो। आप इसका रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हो, 0.1 ओम। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आया कि अगर आपके पास में वोल्टेज और करंट का कर्व दिया गया है तो आप क्या करो, इसका स्लोप निकाल लो। किसी भी पोजीशन पे, मान लो इस पोजीशन पे आप स्लोप निकाल रहे हो, सपोज करो इस पोजीशन पे आपने स्लोप निकाला। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा क्या होगा, तो ये जो y एक्सिस है बच्चे, y एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, y एक्सिस में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा V। x एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है बच्चे, x एक्सिस में हमारा करंट चेंज हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा I। तो अगर आप tan थीटा की बात करो तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, 0.2 टू 0.3, तो यहाँ पे वैल्यू कितना चेंज हो गया, 0.1। डेल्टा आई की बात करें तो 2 से लेकर के 3 तक में कितना चेंज हो गया, 1। 2 से लेकर के 3 तक में कितना चेंज हो गया, 1। तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस निकालो तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0.1 अपॉन 1। वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0.1 अपॉन 1, यानी कि फाइनली रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, 0.1 ओम ही मिलेगा। ये किसी भी सेक्शन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो इस सेक्शन में भी देख सकते हो, 0 से लेकर के यहाँ तक करंट कितना चेंज हुआ, 1 एम्पियर। यहाँ पे अगर वोल्टेज चेंज की बात करें तो 0 से 0.1 कितना चेंज हुआ, 0.1 वोल्ट। रेजिस्टेंस यहाँ से क्या मिलेगा, 0.1 अपॉन 1, अगेन रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 1 ओम। आप इस सेक्शन में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो, तो इस सेक्शन में भी स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, ग्राफ के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप स्लोप निकाल लो या tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, वो आपको किसकी वैल्यू देगा, वो आपको बच्चे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलने वाली है। आपको उस एक्सप्रेशन के अंदर या उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको वो रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, आई होप बच्चे यहाँ तक चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझते हैं। और देखो, रेजिस्टेंस की बात करें बच्चे, या पहले अपन कंडक्टिविटी समझ लें। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में रिलेटेड है। देखो, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं पहले अपन। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कंडक्टिविटी ये मतलब कंडक्शन से रिलेटेड है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली बच्चे प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी कंडक्टर क्या करता है, चार्जेस को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो आपने देखे होंगे कि आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और सभी सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर आकर के पढ़ाते हैं क्लास में।
जैसे वॉट एवर बी योर सब्जेक्ट यू हैव टेकन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर असाइन किए जाते हैं और वो आपको पढ़ाते हैं। अब आप देखो तो अगर मैं इसको कंडक्टिविटी के सेंस में आपको समझाऊं तो हर एक टीचर की जो स्टूडेंट्स को अलाउ करने की एबिलिटी होती है, आपने देखा होगा कई बार कि आप किसी टीचर से पूछते हो कि सर मे आई गो फॉर 5 मिनट्स प्लीज, तो कई टीचर्स आपको अलाउ कर देते हैं, कई टीचर्स आपको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, क्लास के दौरान आप बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टीचर्स की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। इन द सेम मैनर अगर मैं मटेरियल की बात करूं, जैसे हमारे पास कॉपर है, जैसे हमारे पास सिल्वर है, जैसे हमारे पास में सपोज करो फेरस है, जैसे हमारे पास में निकल है, कोबाल्ट है, अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो इन सभी मटेरियल्स की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। यानी कि जब आप इसको घर में कनेक्शन में लगाओगे तो कुछ वायर ऐसे होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे, कुछ वायर्स ऐसे होंगे जो कम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउ करेंगे, और कुछ वायर ऐसे भी होंगे जो एक भी इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा। जो कुछ वायर ऐसे होंगे जो एक भी इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। यानी कि आपने देखे होंगे कुछ टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो एक भी बच्चे को बाहर नहीं जाने देते, तो उनकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? 0। और कंडक्टिविटी 0 है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। आपको इसको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे का क्या होता है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिलहाल हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेगा? चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में मदद करेगा, है ना। तो डिफाइन कैसे करोगे आप? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a material due to which it will allow the flow of charge carriers। देखो बच्चे, चार्ज कैरियर्स क्या होता है? इसको भी मैंने एक बार बताया था आपको। कैरियर का मतलब होता है जो चार्ज को अपने साथ लेकर के चलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन की बात कर रहे हो। अगर आप मेटल कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो वहां चार्ज कैरियर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप वहां पे बच्चे सपोज करो, अगर आपने किसी सेल की बात की, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारा, जैसे डेनियल सेल है हमारा, लेक्लेंसी सेल है हमारा, वोल्टेइक सेल है हमारा, तो इन सभी सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास में आयंस होते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे आयंस का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो ब्रेक डाउन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तो फ्लो करने के लिए हमारे पास आयंस ही अवेलेबल है, तो हम आयंस को ही फ्लो करवाएंगे। समझ रहे हो बात को आप? तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे चार्ज कैरियर क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर अपन टेलीविजन की बात करें, जैसे हमारे टेलीविजन का पिक्चर ट्यूब होता है जिसके ऊपर आप पिक्चर डिस्प्ले करवाते हो, मतलब जो देखते हो आप स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन तो आउटर सरफेस है, टेलीविजन के अंदर वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं पिक्चर ट्यूब। तो पिक्चर ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? पिक्चर ट्यूब के अंदर गैसेस होते हैं बच्चे। कई बार आपने देखा होगा स्क्रीन हमारा खराब हो जाता है तो उसके ऊपर व्हाइट से धब्बे से आपको दिखाई देते हैं। जब आपका स्क्रीन खराब हो जाता है टेलीविजन का, जब आपका शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो जो गैसियस आयंस है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारा टेलीविजन का स्क्रीन जो है या मोबाइल की एलईडी आप कह सकते हो, वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या चार्ज है? तो वो गैसियस आयन है बच्चे। तो वहां भी चार्ज कैरियर है लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर नहीं है, वहां पे हमारा चार्ज कैरियर बच्चे गैसियस आयंस होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप करंट को कहाँ फ्लो करवा रहे हो। अलग अलग जगह पे करंट के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर्स होता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो चैप्टर है वो मेटल कंडक्टर्स पे बेस्ड है, इसलिए हम केवल कंडक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। बाद में हमारा सेमी कंडक्टर का चैप्टर आएगा तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर कैसे करंट का फ्लो होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे करंट का फ्लो होता है। वहां भी करंट का फ्लो होता है बच्चे, लेकिन वहां पर होल्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी होता है और होल्स के फॉर्म में भी होता है, क्योंकि वो सेमी कंडक्टर है। वो डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे सब्सटेंस के नेचर को अपन सेट कर रहे हैं। फिलहाल अपन बात किसकी कर रहे हैं? मेटल कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा डेफिनेशन बेसिकली मेटल कंडक्टर बेस्ड है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू इट, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू इट, है ना। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चे। और लिखते कैसे हैं? तो 6 की तरह, आप देखो 6 की तरह टेल होता है बाहर इसका, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा को इस तरह से।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन यूज करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेशन को। किस रिलेशन को यूज करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड के रिलेशन को। तो हमारे पास में जो रिलेशन था बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड का, आई होप आपको याद होगा, J इज इक्वल टू N इंटू ई इंटू वी टी। ये हमारा रिलेशन था बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड का। और अगर आपको ड्रिफ्ट स्पीड का बेसिक रिलेशन याद है जो हमने कल डिराइव करा था पिछली क्लास के अंदर, वी है हमारे पास में ये भी रिलेशन है बच्चे कि वी टी इज इक्वल टू होता है ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज है, टाउ बच्चे एवरेज कॉलिजन टाइम है, एम मास है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। अगर इस वीडी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देते हो तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, जे इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू वीडी की वैल्यू पुट करो। तो वीडी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वीडी की वैल्यू बच्चे ई टाउ अपॉन एम इंटू ई है कि नहीं। देखो अपन ने वीडी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा है। तो J इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई इंटू ई टाउ अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई ई। You can simply multiply these two expression and you will get what, n e square tau divided by m multiplied by e. Now see, this one is what, this is the value of current density. N is equals to what, n is equals to the total number of electron in unit volume of the conductor. E is equals to what, electron charge. टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, टाउ इज इक्वल्स टू रिलैक्सेशन टाइम। मैंने कल समझाया था आपको, इसको एवरेज कॉलिजन टाइम भी कहते हैं। और m क्या है बच्चे हमारे पास में, मास ऑफ द चार्ज कैरियर विच इज फ्लोइंग थ्रू आउट द कंडक्टर। तो ये टोटल जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन सिग्मा बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको अपन सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो हियर सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चे, सिग्मा हमारे पास में आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये रिलेशन है हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। रिलेशन क्या है बच्चे हमारे पास, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा क्या हो गया, J अपॉन ई। तो यहाँ से आपको सिग्मा की यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। जे बच्चे करंट डेंसिटी है यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ई क्या है हमारे पास में, ई हमारे पास में बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो अगर अपन ऐसा यूनिट की बात करें, अगर अपन ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे क्या है, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ई क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज V अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V अपॉन एल, यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर मीटर बच्चे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर पर वोल्ट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर पर वोल्ट। V बच्चे यहाँ पे वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार फिर से मैं समझा दूं, J यहाँ पे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्ट पर मीटर को, और मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्पियर पर मीटर और नीचे क्या आ जाएगा, पर वोल्ट। तो ये यूनिट हो गई बच्चे किसकी, ये यूनिट हो गई बच्चे सिग्मा की। दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा। तो हमने बच्चे कंडक्टिविटी के एसआई यूनिट को कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमें बच्चे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमने सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया। तो पहले तो हमने रिलेशन यूज कर लिया दिस VD एंड J का, ये रिलेशन हमने पहले डिराइव कर रखा है, J इज इक्वल टू एनी VD, और VD की वैल्यू भी हमने पहले से डिराइव कर रखा है, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। तो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू को फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करा, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एन ई इंटू ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, एंड दिस होल टर्म इज कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज व्हाट, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज what, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे कि अगर आप कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो कंडक्टिविटी हमारा क्या होगा, किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कॉपर मान लो आप,
या फिर आप सपोज करो एल्यूमिनियम ले लो या कोई भी मटेरियल ले लो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो सिग्मा क्या रहेगा, कांस्टेंट। हालांकि टेम्परेचर जब आप चेंज करते हो तो सिग्मा चेंज हो जाता है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा, इसके लिए भी डेरिवेशन है, उसको भी डिराइव करेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या समझें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ अ material remains constant. Conductivity of a material remains constant. क्या रहेगा बच्चे, मटेरियल का कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ऐसा यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो डायमेंशन क्या होगा कंडक्टिविटी का, तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले आप देखो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन, यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर पर वोल्ट, है ना। या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा, एम्पियर अपॉन वोल्ट इनटू मीटर। अब देखो बच्चे, वोल्ट क्या है, अब सबकी मैं डायमेंशन बता दूं आपको। एम्पियर का डायमेंशन क्या है, एम्पियर का डायमेंशन होता है ए। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल। आप सबको पता है मीटर मींस लेंथ। वोल्ट का डायमेंशन क्या होता है, तो वोल्ट होता है बच्चे पोटेंशियल। और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू क्या है, आई इनटू टी। तो एक्सप्रेशन सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला को करेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, मीटर के लिए यानी लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए क्या यूज करोगे आप, l। आई क्या है बच्चे, अगेन ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a। और टाइम के लिए क्या यूज करोगे आप, t। तो यहाँ पे देखो ml2 t टू द पावर -3, ये हो जाएगा बच्चे ml2 t टू दी पावर -3 इंटू ए इनवर्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चे वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्ट को। तो वोल्ट के लिए आप क्या रख दोगे, ml2 t टू दी पावर -3, और यहाँ पे a टू दी पावर क्या आ जाएगा, a टू दी पावर हमारे पास में आ जाएगा बच्चे, a टू दी पावर आ जाएगा इनवर्स। a टू दी पावर क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ml2 t टू दी पावर -3 इंटू a। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे v दिस इंटू एल है, तो इन दोनों के बदले क्या रख सकते हो आप, a अपॉन, देखो यहाँ पे m l टू दी पावर क्या आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, और t टू दी पावर क्या आ जाएगा -3, और a टू दी पावर क्या आ जाएगा 1। a टू दी पावर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे बच्चे ए इनवर्स था हमारे पास में। मैं एक बार वोल्ट का आपको वापस कैलकुलेट करके बताता हूँ। वोल्ट के लिए क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आई इनटू टी। क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आई टी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, एल। आई के लिए क्या हो जाएगा, करंट के लिए एम्पियर। टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो ये हो जाएगा m l1 और 2 यानी कि l2, t क्या हो गया -2 और -1 यानी t टू दी पावर क्या आ जाएगा -3, a टू दी पावर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इनवर्स। अब ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू मतलब v का डायमेंशन आ गया वोल्ट का। अब आप रखो इन सबको, तो यहाँ पे आ गया एम्पियर, और नीचे क्या आ जाएगा, v की वैल्यू रखोगे तो m इंटू L2 है और एक L मीटर वाला यानी कि L3 आ गया। t टू दी पावर क्या आ जाएगा -3, a टू दी पावर क्या आ जाएगा -1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो m को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो m टू दी पावर -1, l को ऊपर लेके जाओगे तो l टू दी पावर क्या हो जाएगा -3, t को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो t टू दी पावर क्या हो जाएगा +3, और a इनवर्स को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा +2। a टू दी पावर क्या आ जाएगा +2। तो ये बच्चे डायमेंशन आ गया किसका, m को ऊपर लिखा हमने -1, l रेज टू दी पावर 3 को ऊपर लिखा -3 आ गया, t रेज टू दी पावर -3 को न्यूमरेटर में लेके आए +3 हो गया, a इनवर्स को आप ऊपर लेके आए तो a रेज टू दी पावर 2 आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। ये बच्चे कंडक्टिविटी का क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस एंड देयर टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।